जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी के लिए कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हार के डर से चुनाव में देरी करा रही बीजेपी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा चुनाव कराने का एकमात्र अधिकार चुनाव आयोग के पास। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पर्यटन को लेकर सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप। कहा आपदा के बाद सुक्खू सरकार पर्यटन को सुधारने की बजाय बिगाड़ने के लिए उठा रही कदम। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर बना नंबर 1। एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेटस की रैंकिंग वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू कश्मीर ने पाई पहली पोजीशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज बीएसएफ की 79 बटालियन ने राजौरी से निकाली रैली। 3 किलोमीटर की इस बड़ी रैली में संख्या में बीएसएफ के जवान और अधिकारी हुए शामिल। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आज दूसरा दिन। नरसिंह भगवान की निकाली गई भव्य शाही जलेब। हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। नमस्कार, यह है महासंग्राम 2024 और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से विधानसभा और अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी चुनावों में देरी कर रही है। यहां तक कि एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा चुनावों में देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं इन आरोपों पर पलटवार करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख और समय तय करने का अधिकार एकमात्र भारत के चुनाव आयोग के पास है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी पर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही हैं। बयानबाजी लगातार हो रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रभारी रविंद्र रैना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव कराने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है और ईसीआई ही तय करेगा कि घाटी में कब चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच खींचातान लगातार जारी है, जहां विपक्षी पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि बीजेपी की जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है और इस वजह से बीजेपी चुनाव कराने से कतरा रही है और डर रही है। पार के नारे देते थे वो तो यूएलबी से घबरा गए। उनको पता चला कि हमारा करगिल में भी खाता नहीं था, वहां भी हार गए। और यूएलबी और पंचायत से, क्योंकि एजेंसी उसकी इन्हीं की है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने यूएलबी और पंचायत डेफर किया और अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी ये 6 की 6 हार जाएंगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट 6 की 6 पार्लियामेंटों में जीतेंगे। बीजेपी जिसने यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाया, वो बीजेपी जिसने यहाँ स्पेशल स्टेटस छीना, और वो बीजेपी जिसने यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है और यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है। और इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्स एमएलसी कांग्रेस की तरफ से वेद महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय भारती बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वेद महाजन जी का ही रुख करना चाहूंगी। वेद महाजन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। लेकिन लगातार हम ये बयानबाजी सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी घाटी में चुनाव नहीं कराना चाहती, कतरा रही है। बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखे आप ईसीआई पर निशाना साध रहे हैं। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डर रही है और वो चुनावों को फेस नहीं करना चाहती। कभी वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो ठीक नहीं है और बात अल्टीमेटली आ जाके कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि वो बीजेपी जो चुनावों से डर गई है बुरी तरह से। अभी आपने देखा जो करगिल में रिजल्ट सामने आया, वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बन गई, कर्नाटका में बन गई, आने वाली 5 स्टेटों में भी जो ओपिनियन पोल आ रहा है वो भी इनके हक में नहीं आ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा गई है और बच रहे हैं वो इलेक्शनों में जाने के लिए।
तो मैं समझता हूँ कि इनको रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करना ही पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनको करना पड़ेगा। इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। वेद महाजन जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जवाब में बीजेपी ने यही कहा था, जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही थी, बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा था कि कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह निर्णय ले सकता है कि घाटी में कब चुनाव होने हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। तो फिर आप बीजेपी को निशाना साध सकते हैं, बतौर विपक्ष आपका काम है, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप क्यों घेर रहे हैं? चुनाव की तारीखों का ऐलान करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए और उसके लिए आप टाइम फ्रेम बताइए, और वो टाइम फ्रेम अभी तक इन्होंने नहीं बताया। इसका कारण आप समझते हैं क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी घबरा रही है, इलेक्शनों में जाना नहीं चाहती, उनकी हालत खस्ता है। यहाँ का जो लोकल ओपिनियन है, चाहे आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात ले लें, टोल प्लाजा की बात ले लें, जितने भी चीजें हैं वो कोई भी चीज इनके फेवर में। और जब से ये बात हो रही है, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको यूटी दिवस मनाने की बात सोच रहे हैं। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। और इतना ही नहीं, हम समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अजय भारती जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। अवैध महाजन जी, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, ये आरोप लंबे समय से लग रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी हालात बीजेपी के खराब हैं, इस वजह से चुनाव कराने से बीजेपी कतरा रही है, क्या कहेंगे आप? हम जासिम जी समझ रहे हैं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य अपोजिशन पार्टियां जिस प्रकार से मछली पानी के बगैर तड़पती है, ऐसे ये पावर के बगैर छटपटा रहे हैं। इनकी वो बहुत दिक्कत है, इसलिए लोगों के पास कैसे जाएं, क्या करें इनको, क्योंकि इनके सिवा और कुछ पावर में रहने के बगैर इनको कुछ आता नहीं है। इसलिए एक ही अगर देखेंगे इस राग पे ही अटके हुए हैं कि चुनाव 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 और ये कर। जबकि यहाँ पर जब भी चुनाव हुए, पहले तो इन्होंने ये कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 370 पर अपना स्टेट डिसीजन नहीं देती तब तक कुछ नहीं करिए। यहाँ बाद में चेंज किया, इलेक्शन से भागे ये लोग। और जो ये बार बार कारगिल की बात कर रहे हैं, कारगिल में ये नहीं कह रहे हैं कि ये 8 से सिर्फ 10 सीट तक आए। बीजेपी कारगिल में कभी फोर्स नहीं थी, लेकिन ये 8 से सिर्फ 10 के आज हम 1 से 1 तरीके से 4, अगर हम 2 जो इंडिपेंडेंट हैं जिनकी मदद बीजेपी ने करी उनको तो हम 1 से 4 पहुंचे। हमारे पास 2000 वोट थे, 2,500 वोट थे, आज 11,500, इनके पास केवल 26,000 वोट है। तो इसलिए इनको ये पच नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर खिते में भारतीय जनता पार्टी फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। लोग इसके साथ, आप देखिए कल 26 अक्टूबर है, जम्मू कश्मीर के लोग तो बिजी हैं एंजॉय सेलिब्रेट करने में कि महाराजा हरि सिंह जी ने जिस दिन एक्सेशन किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए चारों तरफ आज लोग खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन इनकी अटक हुई है, सुई अटकी हुई है एक ही चीज पर, क्योंकि ये बिना पावर के रह नहीं सकते। इनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आती नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही चीज कि लोगों में, और वो भी कहां पर, या तो स्टूडियो में या अपने ऑफिस में या प्रेस स्टेटमेंट में, लोगों के बीच कहां जाते हैं। अगर इनका वास्तविक में पॉलिटिकल पार्टी के रहते, इन्होंने 10 तारीख को एक धरना तय किया था, जिन लोगों ने घोषणा की वही नहीं आए। आप समझ सकते हैं लोगों का रिस्पांस क्या है इनका, लोग तो आए ही नहीं। ठीक है अजय जी, इस पर मैं आऊंगी और इसका जवाब हम वेद जी से लेंगे। लेकिन जो कारगिल की आप बात कर रहे हैं, जो आंकड़े आपने गिनाए, वोट शेयर आप मान रहे हैं कि आपका कुछ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन पावर में तो फिर भी पावर में तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आए पावर में, और डिसीजन मेकिंग के लिए तो पावर जिसके पास होती है वही बनाता है। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, वो जीत गए। ये बात हो गई कारगिल की। बात यह है कि जब ये हारते हैं तब भी कहते हैं कि हम जीते हैं। ये इनकी हालत है। आज हमारे पास एक 2 सीटें लेके ये आज भी ये मानते हैं कि हमने हमारी जीत हुई है। असली बात यह है कि जो इंडिया अलायंस बना है उससे ये बुरी तरह से घबरा चुके हैं और इनके पसीने छूटते जा रहे हैं। और ये ठीक है अजय जी, वेद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वेद जी, जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, हाल ही में आपको याद होगा जम्मू में एक भव्य बात की गई थी कि भव्य रैली निकाली जाएगी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, लेकिन वहां पर जो मुख्य चेहरे थे विपक्षी पार्टियों के, जो मुख्य चेहरे थे वही एब्सेंट थे। तो फिर आप किस अलायंस की बात कर रहे हैं और किस विपक्षी एकजुटता की आप बात कर रहे हैं?
वो एक रैली नहीं थी, दैट वाज ए सिंबॉलिक हमारा प्रोटेस्ट था। चलिए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही था, वहां पर भी जिन्हें होना चाहिए था वो लोग तो नहीं थे, सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे। जी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आए, और उसी तरह उनकी कोई प्रायर एंगेजमेंट थी महबूबा मुफ्ती की, जिस वजह से नहीं आए। और ये जो कोई किसी और दिन के करते लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी ठीक है, चलिए ये मेन मुद्दा नहीं है, ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा, वेद जी प्लीज, मेन मुद्दा ये है, रैली की बात करेंगे तो तब आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे कर सकते हैं, लाखों की तादाद में। ठीक है, इंडिया अलायंस का पूरे देश भर में क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां मुख्य विपक्षी चेहरे ही 10 तारीख का ऐलान करके वहां नहीं पहुंचे, वहीं मध्य प्रदेश में भी क्या हाल है ये भी हम देख रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो हकीकत है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी आए थे, सारे लोग वहां पे आए थे, किस पार्टी के लोग नहीं आए? पीडीपी के लोग वहां पे थे, कांग्रेस के लोग थे, तमाम इंडिया अलायंस के लोग वहां पे मौजूद थे, और दैट वाज अवर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो एक रैली नहीं थी जिसको ये रैली के नाम पे इसकी वो आलोचना करते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। और जिस दिन ये इंडिया अलायंस ये कहेगा कि जम्मू में हम एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, तो फिर वो रैली देखने वाली होगी, कहां से शुरू होगी और कहां से खत्म होगी। ठीक है वेद जी, आप कह रहे हैं कि वो रैली नहीं एक प्रोटेस्ट थी, लेकिन अगर प्रोटेस्ट में भी जो मुख्य चेहरे जिन्हें हिस्सा होना चाहिए था, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। ठीक है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, उसे सिंबलाइज करने के लिए आपने जो मुख्य चेहरे थे उन्हें नहीं भेजा, किसी और नेताओं को भेज दिया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा फिलहाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता को लोकतंत्र का अधिकार से दूर रखा जा रहा है, और इस पर बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। होना तो इंसान के अपने बस में नहीं है। ठीक है वेद जी, मैं प्लीज आपके पास आऊंगी। वेद जी, हम मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेकर, लेकिन बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। अजय जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि कारगिल में आपने चुनाव जीता, आपका वोट शेयर बढ़ा, आप इसे हार नहीं मानते। वहीं आप ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप मजबूत हो रहे हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान ईसीआई को करना है। लेकिन ऐलान करिए, अगर आप मजबूत हो रहे हैं तो ऐलान करिए इलेक्शन का, देखिए मुकाबला हो। अरे वेद जी, इलेक्शन का ऐलान करना बीजेपी के हाथ में थोड़ी है। वेद जी प्लीज, इलेक्शन का ऐलान करना बीजेपी के हाथ में नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इलेक्शन कमिशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर हम इस तरीके से आवाज नहीं उठा सकते। बात करते हैं, लेकिन जब G20 करनी होती है तब इनके हालात बड़े अच्छे हैं, जब टूरिज्म की बात है तब कहते हैं हालात बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो तब ये टाल देते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है वेद जी, इनका एक नजरिया हम जवाब ले लें बीजेपी से, क्योंकि असली बात ये है कि डर चुके हैं, इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। ठीक है ये तो वेद जी कांग्रेस पार्टी प्लीज, की तो पुरानी आदत है, इनके सामने बोलना नहीं चाहिए कोई। वेद जी आप प्लीज 2 मिनट के लिए अजय जी की भी बात सुन लें। मैं आपके सवाल के साथ उनसे सवाल कर रही हूँ। उनके पास सुनाने के लिए है ही क्या? इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करना नहीं चाहते। ये एक ही राग है ना जी, देखिए ये बोलने ही नहीं देंगे किसी को, ना आप की सुनेंगे, उनको तो बस वो बताया गया है कि ये बोलते रहना है, बोलते रहना है, इनको पढ़ाया गया यही है। ठीक है अजय जी, मेरा सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे एक टाइम फ्रेम मांगा था कि आप वो हालात बता दीजिए कि कितने टाइम फ्रेम में हालात सामान्य होंगे जब इलेक्शन में जाया जा सकता है। आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मांगे थे, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर आपका क्या रिएक्शन? क्योंकि आप दावा तो कर रहे हैं और सवाल जायज है, लाजमी है, G20 आपने कराया, टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंच आए, हालात में सुधार का दावा हर मंच से आपके बड़े बड़े नेता करते हैं, तो फिर आखिर चुनावों में देरी क्यों हो रही है? हालांकि ये इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, लेकिन बीजेपी कितनी खुद को तैयार मान रही है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए जासून जी, आपने अभी भी आज भी देखा होगा कि हम आज भी बूथ लेवल पर कैंपेनिंग से लेकर जो पब्लिक कांटेक्ट में इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए 24/7 आवर्स खड़ी रहती है, तैयार रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2019 के बाद जितने भी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे लद्दाख में हुए, उन सब में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। ये कारगिल की बात करें, इन्होंने लेह में भी लड़ा था चुनाव। लेह वाली जो हिल काउंसिल है, क्या हुआ वहां पर? हमने पहली बार डेमोक्रेटिक राइट्स जम्मू कश्मीर की जनता को देते 3 टायर करते हुए। डीडीसी में इनका क्या हाल रहा? आप यहां पर पंचायतों का हाल देख लीजिए जब भी क्या। लेकिन ये क्या करते हैं कि इन्होंने, मैंने कहा ना आपको, ये पानी के बगैर जैसे मछली तड़पती है, वैसे इनको पावर के बगैर प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बाकी कोई बात इनको सुनाई नहीं दे रही। आपने
ये यूएलबी में अभी जो पेपर में यहाँ पर छपा हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वार्ड ऐसे हैं जहां पर 1500 वोट है, 1200 वोट है, 1500 वोट है, 1600 वोट है। वहीं पर इसी जम्मू म्युनिसिपल कमेटी में कुछ ऐसे हैं 18,000, 15,000, 12,000 के वोटर्स हैं। ये जो एनोमलीज है, क्या इनको दूर करना ठीक नहीं है? एक जगह तो 15,000 वोट पर एक वार्ड मेंबर रहेगा, कॉर्पोरेटर रहेगा, एक जगह केवल 1,500 पर। क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये पहले इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में रखकर जैसे डायनास्टी कहती थी वैसे करना पड़ता था, नहीं तो कोई इलेक्शन कमीशन बन नहीं सकता। इनको आज भी लगता है वैसे होता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है। ठीक है अजय जी, देखिए जी अजय जी प्लीज देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संस्था पर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल विपरीत है। जम्मू में आप ठीक है, कश्मीर में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर होती रही है, ये इतिहास है। जम्मू तो आपका गढ़ है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, कई तरह की आवाजें वहां से उठ रही हैं। यहां तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल पर भी आवाज उठी है, सवाल उठे हैं। इसे आप कैसे काउंटर करेंगे आगे आने वाले समय में? आपको नहीं लगता जितना समय चुनाव में, जितनी देरी चुनाव में होगी, उतना ज्यादा वैक्यूम भरता जाएगा लोगों में? नहीं, देखिए इसको दूसरे ढंग से भी देख लीजिए। आवाज उठाना कोई अननेचुरल, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन इश्यूज पर, जब स्मार्ट मीटर की इश्यू आई, चाहे कैसे आई, भारतीय जनता पार्टी के पास स्टैंड क्लियर रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियरफिकेशंस देनी पड़ी, उन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ा। वॉइस उठाना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि आप कल देख लीजिए, चाहे वो कोई भी एक्शन देख लीजिए, कल आप 26 अक्टूबर को देखेंगे सारा यूटी सेलिब्रेशन मनाता है सिर्फ अपोजिशन पार्टियों को छोड़कर, क्योंकि 26 अक्टूबर को एक्सेशन हुआ था। तो आप बाकी पैमाने भी देख लीजिए, कोई सिर्फ एक पैमाने, और जब इलेक्शन आ जाएगा रिवील तब हो जाएगा ना। अभी पहले से सिर्फ एजम्पशन है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के जो बदल हो रहा है, लोगों के जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सारी चीजें जो सामने आ रही है, तो लोग बहुत खुश है। आज भी अगर हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का जो देश उसमें हम नंबर 1 पर आ गए। तो ये तो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था जम्मू कश्मीर किसी भी फील्ड में करप्शन को छोड़कर 1 नंबर पर होगा। तो इसलिए जो पिछले दिनों ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ विकास की गंगा बह रही है, आप देखेंगे रोड बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव कुछ हद तक आया है। वेद महाजन जी क्या कहेंगे आप इस बात को मानेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इनकी हालत जम्मू में इतनी पतली है कि अभी पिछले दिनों में जब होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली बीजेपी की लीडरशिप को बुलाया, तो वहां पे इन्होंने होम मिनिस्टर साहब को ये बात कह दी कि हमारे हालात वहां पे अच्छे नहीं है और इसलिए हम चुनाव को डेफर किया जाए। और आपने देखा उसी वजह से जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव डेफर किए गए हैं वो एक रीजन था। और उसके कारण क्या क्या है वो भी मैं आपको जरा थोड़ा इलैबोरेट करना चाहता हूँ। कारण क्या क्या है? अभी आपने देखा पिछले दिनों में यहाँ पे टोल प्लाजा पे बंद हुआ और एक हिस्टोरिकल बंद हुआ। और किस किस्म का बंद था आपने देखा? प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है। 5-5 मरले जो की जमीनें जो हैं वो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। स्मार्ट मीटर का इशू है। इतने बड़े बड़े इशू है। जम्मू का जो बिजनेस है वो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। 5-5 मरले जो जमीनें हैं वो बाहर के लोगों को दी जा रही है। हम लोग तो ठगे हुए महसूस करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और ये कह रहे हैं इनके हक में इनका विरोध इतना जबरदस्त हो रहा है और उसको इन्होंने स्मेल किया हुआ है। ये जानते हैं कि जम्मू में अगर आज इलेक्शन होते हैं तो हमारी जमानतें भी जहां से नहीं बचने वाली। इसका जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, ये आरोप है विपक्ष की तरफ से कि आप इन्हें ठग रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसमें मैं अपना एक छोटा सा सवाल ये जोड़ देती हूं कि आपकी राजनीतिक क्षमता, आपकी राजनीतिक पावर कितनी है, वो जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाते हैं, जब जनता आपको चुनती है, आपको मैंडेट देती है, उससे पता लगता है। भारत की जो यूनियन टेरिटरीज को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी राज्यों में इसी तरह से आपकी राजनीतिक क्षमता का पता लगाया जाता है। तो आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं जबकि इतने वर्षों से चुनाव हुए ही नहीं है घाटी में? क्या जाएंगे लोगों घाटी में नहीं। आप देख लीजिए, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ही रात पर और झूठ बोलकर, और ये इनकी टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक ये
झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। पहले इनको कहां पता कि जो बैठक गृह मंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्होंने वहां क्या किया, ये अंदाजा लगाकर मिसलीड करते हैं और इन्होंने 15 लाख का वादा हमने किया था कि हमारे को मिसलीड ही करते रहते हैं, वो गलत जानकारियां देते रहे। कौन बोलता है, इन्होंने महाराजा हरि सिंह दुनिया से महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू से निकाला और आज महाराजा चला रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी का अपमान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना किसी शायद नेशनल कांफ्रेंस ने भी नहीं किया, लेकिन फिर झूठ बोल करके हमारे महाराजा हरि सिंह ने ये ठीक है वेद महाजन जी और अजय भारती जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है जो लगातार चला आ रहा है और ये तभी थमेगा जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी और लोकतांत्रिक इस देश में लोकतंत्र के अधिकार लोगों को मिलेंगे और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे इन आरोपों पर तभी विराम लगेगा और वो चुनाव कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है। इस बीच बयानबाजी राजनीति अपने चरम पर है। वेद महाजन जी और अजय भारती जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और महासंग्राम 2024 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। और ब्रेक के बाद चलिए बात करते हैं हिमाचल की, जहां प्रदेश में बीजेपी को सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इस सर्दी में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने वाणिज्यिक वाहनों पर भारी कर लगाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की है। उनका मानना है कि इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे निराधार मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीधे रुक करते हैं राजधानी शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार राजनीति हिमाचल प्रदेश में हो रही है, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। अब जिस तरीके से वाणिज्य वाहनों पर कर लगाया जा रहा है और पथ कर का जो ये मुद्दा है, ये अब सियासत में एंट्री मार चुका है, इस पर वार पलटवार जारी है। राजेंद्र, बिल्कुल जस्मिन, दरअसल विषय रोड टैक्स का है और ये जो जितने भी टैक्सीज हैं, चाहे वो टैक्सी है, मैक्सी है और जो बड़े वाहन हैं, उनके ऊपर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों टैक्स इंक्रीज किया गया था और एडिशनल टैक्स चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे। उसको लेकर ये भाजपा की तरफ से अभी हमला बोला गया है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश में गर्म है और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, पहले आपदा के कारण पूरे प्रदेश में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अब भाजपा का कहना है कि जब हिमाचल में पर्यटन सुधारने का समय आया था, अब जब पर्यटन सुधर सकता था, तब हिमाचल सरकार की तरफ से एक नया टैक्स निकाला गया और रोड टैक्स को इंक्रीज किया गया और इंक्रीज इस लेवल तक किया गया कि अब जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, मैक्सी ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े वाहन ऑपरेटर्स हैं, जो पर्यटकों को दूर दराज के क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश के लिए लाते थे अन्य राज्यों से, वो अब हिमाचल प्रदेश आने का गुरेज कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर एक बड़ा ग्रुप पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश आता है, वो 3 से 4 दिन का स्टे लेकर आता है। तो ऐसे में जो रोड टैक्स है वो लगातार 4 दिन के लिए इंक्रीज हो रहा है, 5 दिन के लिए इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में ये संख्या बहुत अधिक हो जाती है, रोड टैक्स बड़ी संख्या में बढ़ जाता है। तो इस अमाउंट को देखते हुए अब जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, मैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े वाहन हैं, वो वाहन अब हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में अमाउंट पर्यटकों से चार्ज कर रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटक कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का किनारा कर रहे हैं और उस अमाउंट में जिसमें वो हिमाचल प्रदेश अब रोड टैक्स बढ़ाने के बाद उनको हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है, उसी अमाउंट में। राजेंद्र, अगर गहनता से इस मुद्दे को समझा जाए तो इसमें से 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात कि पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना पैसा खर्च करके कोई घूमने नहीं आना चाहेगा। अगर पंजाब हरियाणा से हम बात करें तो अमूमन शिमला इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सस्ता सफर है, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो या फिर हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज की बसेस के माध्यम से हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर ट्रांसपोर्ट विभाग ने जिस तरीके से ये पथ कर यहाँ पर लगाने का निर्णय लिया है, क्या हम ये मान सकते हैं कि 1500 करोड़ के घाटे में क्योंकि रोडवेज चल रहा है और ऐसे में इसकी भरपाई इस पथ कर लगाकर की जाने की जो मंशा है सरकार की, क्या ये हम जोड़ सकते हैं आपस में ये दोनों मुद्दे?
जैस्मिन, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है और जो घाटे की बात है वो एचआरटीसी के लिए है। तो इन दोनों को जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हिमाचल सरकार ज़रूर अपनी इनकम जनरेट करना चाह रही है, क्योंकि अगर एक ग्रुप की हम बात करें, अगर एक मैक्सी अगर हम ले लें जो 15 सीटर की एक बड़ी टैक्सी होती है, उसकी अगर हम बात करें, वो हिमाचल अगर मान लो 5 दिन के लिए आती है तो उनको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये एडिशनल टैक्स के रूप में 5 दिन का पे करना पड़ेगा। तो यही वो बात है जिसको लेकर भाजपा सवाल उठा रही है कि कोई भी बड़ा ग्रुप अगर 5 दिन के लिए हिमाचल आता है 15 लोगों का, तो उनको 20 से 25 हज़ार देना पड़ेगा। और ऐसे में इस किराए में वो पड़ोसी राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, या फिर जो अन्य हिमाचल के साथ उत्तराखंड के लगते जो कुछ पर्यटक स्थल हैं, नैनीताल और अन्य स्थल हैं, वहाँ पर पर्यटक आराम से पहुँचते हैं, फिर वो हिमाचल प्रदेश क्यों आएंगे? ये सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया है और उनकी तरफ से यही तर्क दिया गया है कि यही कारण है कि अब शिमला और हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों पर पर्यटक कम आ रहे हैं। जो वॉल्वो या बड़ी बसों में आ रहे हैं वही पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट टूर बनाकर आना चाह रहे हैं वो लोग अब गुरेज कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश आने से। वहीं अगर प्रदेश सरकार की स्थिति इस पूरे मामले पर हम देखें तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो रेवेन्यू का एक सोर्स है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 2 ही बड़े सोर्स है, पहला पर्यटन, दूसरा पावर, तो पर्यटन से इस हद जहाँ से कमाई हो सकती है वहाँ से अधिक रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ताकि आपदा में बिल्कुल राजेंद्र, और जो सवाल यहाँ पर नेता विपक्ष ने उठाए हैं वो सवाल इसलिए थोड़े लाजमी नजर आ रहे हैं क्योंकि आपदा के दौरान टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि रोड की हालत खराब थी, लोग डरे हुए थे। और अब जब लोग यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं, प्राइवेट वाहनों से पहुंचना चाह रहे हैं या ट्रैवलर्स, टेम्पो ट्रैवलर्स करके यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, वो जो पथ कर है वो इतना ज़्यादा है कि उसके डर से यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र में जो माना जा रहा था कि उससे हिमाचल की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, जो आपदा में हिमाचल ने खोया है, उसमें कहीं ना कहीं घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से जो पर्यटन कारोबारी हैं वो भी नाराज हैं और जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं खफा हैं, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हो या फिर जितने भी इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। राजेंद्र, हालांकि बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर जारी है, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Why go elsewhere when you can save up to rupees